किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। पुरुषोत्तम भाई, राम राम। और विनोद भाई, आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण मारे या ना मारी राम राम। तो विनोद भाई जी पुरुषोत्तम भाई, तो आजकल जो खेती का तौर तरीका है ना जी, वो काफ़ी बदलाव में है। हाँ तो किसान भाई जो है खूब औजारों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल भाई, यानी कि खेती के जितने भी औजार हैं नए नए आ रहे हैं आजकल। हाँ, नई तकनीक भी आ रही, नई साथ तकनीक में। भी आ रही है जी। और उस तकनीक में विनोद भाई सब्जियां लगा ले या फिर बागवानी लगा ले, हाँ उन सब में नई नई तकनीकों का प्रयोग हो रहा है। बिल्कुल भाई तो बागवानी में एक तकनीक है जी, प्लास्टिक मल्च। हाँ तो जी। उसका प्रयोग भी हम बागवानी को सुरक्षित रखने वास्ते, अच्छी गुणवत्ता वास्ते करा है जी। तो उस तकनीक की जानकारी वास्ते हमने आज बुलाया है डॉक्टर रूपाक्षी से। जी तो हम भाइयों से रूबरू करवाते हैं डॉक्टर बिल्कुल। रूपाक्षी को। बिल्कुल पुरुषोत्तम भाई, क्योंकि आपने जो है बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ली है और वो भी हम सुनाओगे भाइयों ने। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर रूपाक्षी, जो उद्यान विकास अधिकारी चीका में हैं। डॉक्टर रूपाक्षी जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे एक विषय पे चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारी खेती है या बागवानी है उसमें तकनीक का बहुत इस्तेमाल होता है आजकल। जी बिल्कुल। तो बागवानी में प्लास्टिक मल्च एक तकनीक है। हाँ जी। उसका बागवानी में क्या महत्व है? सबसे पहले तो जब हम मल्चिंग की बात करते हैं तो ये जानना बहुत आवश्यक है, मल्चिंग होता क्या है। मल्चिंग का अर्थ है कि किसी पदार्थ को पौधे के चारों ओर इस तरह से बिछाया जाना कि मिट्टी में नमी जो है संरक्षित रहे। जी। जो मल्चिंग का कॉन्सेप्ट है वो हमारे देश में वैसे तो बहुत पुराना है। बहुत समय से ही हमारे किसान भाई मिट्टी में सूखे पत्ते, धान की पुआल, गन्ने के पत्ते जो हैं इनका इस्तेमाल करते आए हैं नमी के संरक्षण के लिए। जी। परंतु इस तरह के जो मल्चिंग है उसके साथ 2 प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वो समस्याएं ये हैं कि एक तो ये हर वक्त, हर समय, हर जगह पर उपलब्ध नहीं होती हैं, और दूसरा ये बहुत जल्दी ही सड़कर गल जाती हैं, जिससे कि इनकी उपलब्धता में किसान भाइयों को काफी दिक्कत आती है। यानी लंबे समय तक उसका फायदा नहीं हो सकता। जी बिल्कुल जी। तो इस वजह से हम प्लास्टिक मल्चिंग की सिफारिश करते हैं किसान भाइयों को। इसके क्या क्या फायदे होते हैं फिर इस तकनीक से? यूं तो प्लास्टिक मल्चिंग के बहुत फायदे होते हैं, परंतु हमारे किसान भाइयों को इन गुणों की जानकारी नहीं है। इन गुणों की जानकारी के अभाव में वो इस ओर आकर्षित कम होते हैं। तो मैं जब बताना चाहूँगी कि इसके क्या फ़ायदे हैं, उनमें सबसे पहला फ़ायदा तो है कि मिट्टी में नमी का संरक्षण बना रहता है, जिससे कि किसान भाइयों को लगभग 40 से 60% तक जल की बचत होती है। जी। जब मिट्टी के ऊपर प्लास्टिक मल्च बिछाई जाती है तो बहती हवा या बहते पानी से मिट्टी का कटाव कम होता है। जी। एक तो फायदा आपने बताया है कि नमी बनी रहती है उससे। जी। दूसरा मिट्टी का कटाव, खरपतवारों में भी नियंत्रण होता है। जब हमारा फल टूटता है तो उसका मिट्टी से संपर्क नहीं होता है, और संपर्क नहीं, मल्चिंग के कारण संपर्क नहीं होता तो उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। जी। हमारा ज्यादातर क्या देखा गया है, हमारा भारत देश विश्व में फल एवं सब्जी के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। परंतु जब इंटरनेशनल मार्केट की बात होती है तो हमारा भारत देश का योगदान काफी कम होता है। जब हमारा उत्पादन इतना है तो इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारा योगदान अधिक होना चाहिए,
परंतु इसका ये योगदान कम होने का कारण हमारे फलों की कम गुणवत्ता का होना है। तो यदि हम प्लास्टिक मल्च का उपयोग करते हैं तो हम अपने फल एवं सब्जियों की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। प्लास्टिक मल्च से जो पोषक तत्व निथर जाते हैं जमीन में नीचे, उनका निथरना भी कम हो जाता है। सूक्ष्म तत्व जो है वो जो पौधा है उनका अपटेक, उनको ग्रहण अच्छी तरह से कर पाता है एवं जो टपका सिंचाई जिसका आजकल महत्व किसान भाई बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, जो टपका सिंचाई है उसकी क्षमता भी काफी हद तक बढ़ जाती है। तो इसमें जो ये प्लास्टिक मल्च की जिसकी हम बात कर रहे हैं, हाँ जी, तो इसमें डॉक्टर साहब ये है कि इसका प्रयोग कैसे करना, कैसा रंग इसका होता है, क्योंकि मल्चिंग ऐसा सुना है कि वो कई प्रकार की आती है, कई रंगों में आती है जी। तो उसके रंग क्या है, फिर उसके गुण क्या है, ये भी आप किसान भाइयों को थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दें। प्लास्टिक मल्च जो है वो बाजार में विभिन्न रंगों की पाई जाती है और इन विभिन्न रंगों के अलग अलग गुण पाए जाते हैं जी। जब आप काले रंग की प्लास्टिक मल्च की बात करते हैं, जो काला रंग होता है वो प्रकाश को अपने आर पार नहीं जाने देता। केवल 1% प्रकाश ही काले रंग की प्लास्टिक मल्च से पार जा सकता है, जिससे कि खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि खरपतवारों को उगने के लिए प्रकाश की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश उन्हें नहीं मिल पाता, तो इस वजह से खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। जब हम जो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसे हम सफेद रंग कहते हैं, या शीशे के जैसा जो प्लास्टिक मल्च होता है उसका प्रयोग करते हैं, तो उससे मिट्टी का जो तापमान है, भूमि का तापमान है, उसको बढ़ाने में उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा है, अगर हम गाड़ी के शीशे बंद करके कहीं धूप में गाड़ी खड़ी कर देते हैं और जब हम गाड़ी में बैठते हैं 1 या 2 घंटे के बाद, तो उस गाड़ी का तापमान बहुत अधिक होता है, उसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है। जो ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मल्च है ये भी उसी प्रकार से कार्य करती है। इसके अलावा जो पीले रंग की प्लास्टिक मल्च होती है वो जो कीट होते हैं, भूमि के कीट होते हैं, उन्हें आकर्षित करने में काफी योगदान देती है। यदि आपको ग्रीन हाउस में या पॉली हाउस में प्लास्टिक मल्च का उपयोग करना है तो आप नीले रंग की प्लास्टिक मल्च का उपयोग करें। एक मिल्की दूधिया रंग की भी प्लास्टिक मल्च आती है जो भूमि के कीट होते हैं उनका नियंत्रण करने में काफी सहायक होती है, और जो सिल्वर कलर यानी कि चांदी के रंग की जो प्लास्टिक मल्च होती है वो कीटों को दूर भगाने के लिए काफी कार्यरत होती है। तो आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है या जो किसान भाइयों की जरूरत है, आप उसके अनुसार आप किसी भी रंग का चुनाव कर सकते हैं। तो जैसे आपने कहा कि जो काले रंग की प्लास्टिक मल्च है, हाँ जी, वो सबसे ज्यादा प्रकाश को रोकती है जी। लेकिन बागवानी में कौन सी मल्च का प्लास्टिक की का प्रयोग सबसे ज्यादा करना चाहिए और किस तरीके से करें उसको? जो बागवानी में प्लास्टिक मल्च है वो ज्यादातर अलग अलग रंगों की, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग रंग है, तो ज्यादातर वैसे काले रंग की या जो सिल्वर कलर होता है ये ज्यादातर उपयोग की जाती है। लेकिन किसान भाई तो इसके गुण दोषों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते, तो उसके लिए फिर वो कैसे उसका चुनाव करेगा कि मेरे बाग के लिए ये जो प्लास्टिक मल्च है ये ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा फायदेमंद है? जो प्लास्टिक मल्च है उसकी अलग अलग मोटाई भी मार्केट में मिलती है, जो कि बाजार में 25 से 100 माइक्रोन तक की मोटाई की प्लास्टिक मल्च मिलती है हमें। तो जो कम अवधि, हम ज्यादातर जो हमारी फसल है उसकी अवधि के अनुसार उसकी मोटाई का चुनाव कर सकते हैं कि किस मोटाई की हम प्लास्टिक मल्च को खरीदें, क्योंकि जो मल्च है हम इस तरह से उसका चुनाव करते हैं कि जब फसल समाप्त हो तो जो प्लास्टिक मल्च है वो भी स्वतः समाप्त हो जाए जी। तो जो कम अवधि की फसलें हैं, जैसे कि हमारी सब्जियां होती हैं, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, या फलों में स्ट्रॉबेरी हो गया, उसके लिए हम 25 माइक्रोन की जो प्लास्टिक मल्च है उसकी सिफारिश करते हैं। कुछ फल जैसे कि पपीता, अनानास, केला, जो मध्यम अवधि के फल हैं उनके लिए हम 50 माइक्रोन की जो प्लास्टिक मल्च है उसकी सिफारिश करते हैं, और लंबी अवधि के फलों के लिए जैसे कि आम, अमरूद, किन्नू, नींबू, अनार, आंवला, इनके लिए हम 100 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च की सिफारिश करते हैं। तो इससे अगली बात डॉक्टर साहब आती है कि जैसे हमने प्लास्टिक मल्च का निश्चित तो कर ली भी हमने इतनी मोटाई वाली रखनी है, तो फिर उसको बिछाने का तरीका भी चाहिए उनको। जी बिल्कुल। और फिर स्थान भी चाहिए। हाँ जी। तो किस तरह से किसान भाई उसको बिछाएगा, कितना स्थान वो स्पेस उस पे बिछेगी, वो ये बातें भी हम आपसे जानना चाह रहे हैं।
जो प्लास्टिक मल्च है उसको बिछाने के लिए या पौधा रोपण करने से पहले या बुआई करने से पहले उसको मल्च को बिछा देना चाहिए और उसको हर तरफ से मिट्टी में दबा देना चाहिए ताकि वो हवा के प्रभाव से इधर उधर उड़े नहीं। और यदि पहले से ही बाग लगा हुआ है और आपको उसमें प्लास्टिक मल्च बिछानी है तो जो पेड़ हैं उसके थाले के आकार के आप टुकड़े काट लें और उसको बिछाकर उसको भी मिट्टी में अच्छी तरह से दबा दें। और जब हम कितना एरिया कवर करने की बात करते हैं तो जो नया बाग लगाने के लिए लगभग 40 से 50% एरिया कवर करना चाहिए। और जब पुराना बाग हो या फिर जो बेल वाली सब्जियां हैं उनके लिए 60% तक का एरिया जो है वो कवर होना चाहिए। बेल वाली सब्जियों के अलावा अन्य सब्जियों के लिए लगभग 70 से 80% तक का एरिया कवर होना चाहिए। जबकि यदि किसान भाई मिट्टी का सोरीकरण करना चाहते हैं जिसे हम सॉइल सोलराइजेशन कहते हैं उसके लिए 90 से 100% तक का एरिया कवर करना आवश्यक है। यानी कि अलग अलग तरीके से हमने एरिया कवर करना है। यदि बाग खड़ा है तो एरिया का स्थान अलग है जी, और यदि हमने नए तरीके से करना है, बाग अभी लगाया नहीं है तब अलग है, और सब्जी है तो उसमें अलग जी, तो अब उसका हम पूरा फायदा जो है उठा सकते हैं। तो इसके लिए यदि मान ले किसान भाई है उसने 1 एकड़ का बाग लगाया, हाँ जी, लगाना चाहता है वो, तो उसने शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी, कैसे करेगा वो शुरुआत? क्या कोई इसका बागवानी विभाग प्रशिक्षण देता है या बागवानी विभाग के विशेषज्ञ हैं जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो उनसे वो संपर्क करेगा कि ताकि उसकी जो प्लास्टिक मल्च है वो सही तरीके से बिछ जाए और उसका फायदा भी उसको पूरा मिले? बागवानी विभाग जो है हरियाणा वो विभिन्न समय समय पर विभिन्न जो है प्रशिक्षण प्रदान करता है किसानों को, जिसमें अलग अलग विषयों पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। और उसके लिए अब तो जब से कोरोना के बाद से वेबिनार भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जो जिससे कि किसान भाई अपने घर बैठे अपने फोन पर ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बागवानी विभाग किसानों को प्रति एकड़ 6400 रुपए की सब्सिडी भी प्रोवाइड करता है जो किसान मल्चिंग लगाना चाहता है अपनी सब्जियों के साथ। उस जो किसान सब्जी के साथ मल्चिंग लगाएगा उसे सब्जी के बीज पर 8000 रुपए प्रति एकड़ एवं प्लास्टिक मल्चिंग पर 6400 रुपए प्रति एकड़ की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। ये अनुदान राशि 1 एकड़ के लिए है जी। तो यदि कोई किसान भाई प्रशिक्षण लेना चाहता है, हाँ जी, जैसे आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन प्रशिक्षण भी चल रहा है, लेकिन यदि सामने प्रशिक्षण लेना है, बागवानी विभाग में जाकर प्रशिक्षण लेना है, तो वो कितने समय तक प्रशिक्षण आप उस भाई को देते हो, किसान भाई को? देखिए ये ट्रेनिंग के टाइम पे डिपेंड करता है कि जो ट्रेनिंग का जब प्रशिक्षण ऑर्गेनाइज किया जाता है तो विभिन्न प्रशिक्षण अलग अलग समय के होते हैं। वे 1 दिन का भी हो सकता है एवं 1 सप्ताह का भी हो सकता है। यदि कोई किसान भाई इच्छुक है प्रशिक्षण लेने के लिए तो वो अपने ब्लॉक के उद्यान विकास अधिकारी कार्यालय या फिर अपने जिले के जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकता है। तो जैसे ही कोई प्रशिक्षण आता है तो उस किसान भाई को दूरभाष से संपर्क कर सूचना दे दी जाती है। तो उससे वो प्रशिक्षण लेके मल्चिंग का प्रयोग जो है अपने खेत में कर सकता है। तो और जो बागवानी विभाग है, जैसे आपने अनुदान की बात की है, अनुदान के साथ साथ और कौन कौन सी विभाग जो है इस पे सुविधाएं देता है? बागवानी विभाग द्वारा अनुदान के अलावा किसान भाइयों को बताया भी जाता है कि वे किस प्रकार से प्लास्टिक मल्च का उपयोग कर सकते हैं, वे इसे कहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जरूरत पड़ने पर उद्यान विकास अधिकारी द्वारा उनके खेत में विजिट करके भी उन्हें अच्छी तरीके से जानकारी दी जाती है कि वे किस प्रकार से उस प्लास्टिक मल्च का उपयोग सही तरीके से कर सकते हैं। तो चलते चलते हम एक बात और जानना चाहेंगे कि ये सारी बात किसान भाई को जानकारी में आ गई, तो फिर आप भाइयों को जो बागवानी कर रहे हैं या प्लास्टिक मल्च का प्रयोग जो कर रहे हैं उनको ऐसा कौन सा संदेश है जो आप उन भाइयों को देना चाहोगे? मैं किसान भाइयों से यही आग्रह करना चाहूंगी कि जो प्लास्टिक मल्च है, ये जो तकनीक है, ये आपके फल एवं सब्जी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो अतः आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको ही फायदा होगा और साथ साथ बागवानी विभाग द्वारा जो आपको अनुदान राशि दी जा रही है वो भी आपके लिए सहायक रहेगी। और आप इस विषय में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप किसी भी उद्यान विकास अधिकारी के कार्यालय में या जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय में जाकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहां आपको सहर्ष हर प्रकार की जानकारी दी जाती है। जी,
तो डॉक्टर रूपाक्षी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बागवानी में प्लास्टिक मल्च का क्या महत्व है, किस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है, ऐसी अच्छी और बढ़िया जानकारी जो है किसान भाइयों को दी जो बागवानी का काम कर रहे हैं। इस सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे किसान भाइयों से रूबरू होने का मौका दिया। ठीक, धन्यवाद। तो विनोद भाई जी पुरुषोत्तम ये भाई। तो भाइयों ने सुनी जानकारी बागवानी से जुड़ी हुई थी कि प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग जो है किसान भाई अपने बाग में किस तरह से कर सका है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि किसान भाई इसका जरूर जो है लाभ उठाएंगे। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। तो विनोद भाई जी पुरुषोत्तम भाई, आगे भी एक जानकारी साझा किसान भाइयों के साथ करेंगे, परंतु पहले सुनवाओ भैया ने यू लोकगीत। मेहनत करके फसल उगाओ, कम खर्चे में ध्यान लगाओ और छोटा परिवार बनाओ। ये काम सुधार का, ये रे काम सुधार का। मेहनत फसल उगाओ नारा। और उठे सवेरा मत सोवे जागी जा। और उठे सवेरा मत सोवे जाग जा। पाप कपट ते दूर भाग जा लाग जा। अन्नदाता का ढेर सोने चांदी की बने बखेर फिरना। किसी बात की और देर ये काम सुधार का। ये रे काम सुधार का। मेहनत
और बदफाली में और ना पग दरिए करिए सुरती सच्चा हर में फेर तेरा रह चांदना घर में होनी चाहिए संती नरमा ये काम सुधार का ये रे काम और छोटा ओ कुलबा हो सुखते जीना और छोटा आया कुलबा हो सुखते जीना रहेगी आजादी तेरी ना बनता हीना न मारी ओ ना मारी होए शराब छोड़ के ये सारे गलत जवाब कर काम सुधार का ये रे काम सुधार का और राज जो करता कोई आप भरोसे और जो करता कोई आप भरोसे राज सिंह न्यू ध्यान दरस करस छोटे बड़े का कायदा हो से इन बातों में फायदा चाहिए अच्छे गुण का राधा ये काम सुधार का ये रे काम सुधार का तो विनोद भाई ये तो सुना माना लोकगीत राज सिंह का गाया हुआ। और अब एक बात मैं जानना चाह रहा था आपसे कि मौसम का जो हिसाब किताब वो कैसे है। पुरुषोत्तम भाई, आज का अधिकतम तापमान रहा 29 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 9 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 9 डिग्री सेंटीग्रेड। और साथ में पुरुषोत्तम भाई सुबह शाम जो है थोड़ा सा कोहरा छाए रहने की संभावना रहेगी, लेकिन दिन में जो है मौसम साफ रहेगा। और विनोद भाई एक जानकारी और दे दें भाइयों के साथ में कि कल किसान वाणी कार्यक्रम में जो हम चर्चा करेंगे वो है तो जौ की काश्त के बारे में, और दूसरी चर्चा का विषय रहेगा आज के नसीहत के अंतर्गत सब्जियों का अधिक उत्पादन लेने में सावधानियां। ये चर्चा हम करेंगे किसान वाणी कार्यक्रम में कल। और ईब आप कह रहे थे कि बागवानी की चर्चा तो हमने कर ली जी, लेकिन आप कह रहे थे कि भी चने की खेती की भी करनी है, यानी कि दाल से जुड़ी भी करनी है। तो चने की काश्त किस तरह से करें, कौन कौन सी विशेष बातें हैं जो हमने ध्यान रखनी है। पुरुषोत्तम भाई देखो, जो किसान भाई जो है चने की काश्त कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा बातों का ध्यान रखना है ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत जो है पैदावार ले सकें, बढ़िया पैदावार वो ले सकें। और उसमें मुख्य रूप से एक तो है जो खाद और उर्वरक उनका ध्यान रखें। एक तो जो चूने संतुलित खाद का प्रयोग करें, संतुलित खाद का प्रयोग करें वो, यानी कि एक तो मिट्टी की जाँच जरूर करवाओ पहला। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है विनोद भाई कि मिट्टी की जांच करवा के सही खादों का प्रयोग हम कर इस्तेमाल करें हम। और साथ में जो है सिंचाई जो है, वैसे तो चने में जो है बारानी क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल है और सिंचाई की इतनी ज़्यादा जरूरत भी नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है अच्छी जो पैदावार हमने लेनी है, बढ़ोतरी लेनी है, तो जहाँ तक हो सके जो फूल आने से पहला बिजाई के लगभग 45 से 60 दिन इस बीच में हल्की सिंचाई कर दें, सिंचाई जरूर कर दें हल्की सी, और थोड़ी बहुत बरसात हो जाए फिर सिंचाई की टाल भी कर सकते। हाँ, और अगर बारिश नहीं हो रही है तो फिर उसके बाद जो है एक हल्की सी सिंचाई जो है जरूर देवें, नहीं तो जो टाट आवा ना उसमें तो वो उसकी जो दाना है वो कमजोर रह जाए नहीं तो जी।
और निलाई गुड़ाई भी करनी विनोद भाई। जी बिल्कुल भाई। और निराई गुड़ाई जो है चने की तो अच्छी पैदावार लेने खातर जो है 2 निराई गुड़ाई जरूर करें किसान भाई। और पहली निराई गुड़ाई जो है 25 से 30 दिन और दूसरी जो है लगभग 45 से 50 दिन के आर पार जो है पास जरूर करें। और पुरुषोत्तम भाई एक समस्या और जो है खासकर कीड़ों की समस्या, कीड़ों से बचाव होगा विनोद भाई, तभी हमारी जो चने की फसल है वो बढ़िया रहोगी जी। और इसमें जो कई तरह की जो समस्याएं हैं चने में, वो एक तो है दीमक की समस्या और दूसरा वो कटुआ सुंडी है, इसकी समस्या भी जो है देखी जाओ है। फल छेदक सुंडी चना जो है वो भी चने की मुख्य कीड़े हैं जी। और साथ में जो है ये तो फसल में नुकसान तो पहुँचावे हैं और अगर इनके साथ बचाव करना है किसान भाई है ना, तो जो कटुआ सुंडी है उसकी रोकथाम खातर 80 मिलीलीटर फेनलवाट ये दवा ले लें और इसका छिड़काव जो है कर दें। हाँ बिल्कुल, इसका छिड़काव करें। और या फिर जो है 50 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन 25 ईसी ताकत की दवाई ने 150 या फिर 150 मिलीलीटर डेकामेथ्रिन 2.8 ईसी ताकत की दवाई ना 100 लीटर पानी मिलाकर उसका छिड़काव कर दें। और विनोद भाई जैसे एक बढ़िया किस्म ले लें। हाँ। और ऐसी किस्म ले जो थोड़ी रोगों से भी लड़ सके और सिंचाई हल्की करें, मिट्टी की जांच करवा लें और जो रोग कोई लग जाए तो तुरंत उसका उपचार जो है कर लें। और पुरुषोत्तम इसमें मुख्य बात जो है वो है स्वस्थ बीज का प्रयोग करें, यानी कि बीज का जो है उपचार जरूर करें। जायता पहला बावस्टीन का जो है उससे उपचार करके तभी हम अपने जो चने की काश्त जो है बढ़िया ले सकें। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो विनोद भाई देखो कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है, भाइयों से लेवा इजाजत। अच्छा भाइयों राम राम। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।